नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के दौरान हमने प्रथम जो टॉपिक लिया था वो था भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने के स्रोतों को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया था। ये मैं बता चुका हूँ आपको। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के साहित्य। तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन में मैंने सिक्के, स्मारक, अवशेष, शिलाएं, इन सब का अध्ययन पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। फिर हमने साहित्यिक स्रोत का अध्ययन किया था। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के साहित्यिक स्रोत होते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, मतलब लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया था, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन तीनों का विवरण मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बता दिया है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य का, कि ये क्या होते हैं, धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। तो धर्म से हटके जो साहित्य बनाए जाते हैं उन्हें धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। जो लोक प्रचलित होते हैं, ये किसी भी धर्म के लोग इनको पढ़ सकते हैं। ये कथा, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक इत्यादि हो सकते हैं। तो इस तरह के साहित्यों को धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है, धार्मिक साहित्य के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना था, इसलिए इसे राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। तो राजनीतिक गतिविधियों का प्रकाश कम और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें धार्मिक साहित्य में मिलती है। लेकिन लौकिक साहित्य में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उस काल का विवरण, राजाओं का विवरण, उनके वंशकाल, उनकी वंशावलियाँ, ये सारी जानकारी हमें लौकिक साहित्य से प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने का। लौकिक साहित्य में हमें मौर्य काल से पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा की कुछ जानकारी मिलती है। अब जैसे ये लौकिक साहित्य कौन कौन से हैं और उनसे किस तरह के, किस काल की घटना की जानकारी मिलती है, इसके बारे में मैंने आगे दिया है। विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र ने लिखा था वृहत कथा मंजरी। इन तीनों ग्रंथों से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। फिर कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। उसके कुछ अध्यायों से मौर्य शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है कि मौर्य काल में किस तरह की शासन पद्धति थी। आगे कामंडक ने नीतिसार लिखा था। इसका काल इतिहासकारों ने 400 से 600 ईस्वी बताया है और इसे गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन राज व्यवस्था की जानकारी कामंडक के नीतिसार से मिलती है। सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत, यह 10वीं सदी के अंत में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र की कोटि का ही ग्रंथ है, मतलब ये इकोनॉमिक्स कह सकते हैं उस टाइम की। सोमदेव सूरी की नीति वाक्यामृत। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास पर मालविका अग्निमित्र नामक नाटक से सुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे, तो उन्होंने महाभाष्य लिखा था। और कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा। इन दोनों से नामक, ये दोनों नाटक हैं और इनसे सुंग वंश के इतिहास का जानकारी हमें प्राप्त होती है। कालिदास के रघुवंश में, जिसकी रचना कदाचित 4वीं सदी में हुई है, संभवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। कालिदास ने रघुवंश लिखा था, ये भी नाटक ही है। देखिए दोस्तों, कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि निम्न पुस्तकों में से कौन सी नाटक है, नाटक मतलब ड्रामा है, या कौन सी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, या फिर कि कौन सी वंशावलियाँ हैं। तो इन सब की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कालिदास का रघुवंश जो है वो भी नाटक है। सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य के कुछ परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी दी है।
शूद्रक एक लेखक, उन्होंने मृच्छकटिक नाटक लिखा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मृच्छकटिक एक नाटक है, ड्रामा है, शूद्रक ने लिखा है। दंडी के दश कुमार चरित्र में भी तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हमें लेनी है तो दंडी के दश कुमार चरित्र से हमें प्राप्त होता है। जीवन चरित्रों में मतलब बायोग्राफी में सबसे प्रसिद्ध बाण भट्ट की हर्ष चरित्र है, जिसमें उसने हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया। राजा हर्ष के बारे में उसकी बायोग्राफी जो लिखी वो बाण भट्ट ने लिखी है और उस पुस्तक का नाम था हर्ष चरित्र। ये महत्वपूर्ण अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। वाक्पति ने गौड़ बहू में कन्नौज के शासक यशो वर्मा की और बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र में कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किया है। ये भी बायोग्राफी है। संध्याकर नंदी ने रामचरित में बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा लिखी है। जयसिंह ने कुमारपाल चरित्र और हेमचंद्र ने दशासर काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल को और पद्मगुप्त ने नवसंवाहक चरित्र में परमार वंश का जयंत और जयनक ने पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया है। तो अलग अलग लेखक जो उस काल में उनके जो शासक थे उनके बारे में उन्होंने विवरण दिया है और इन्हें उन शासकों का आश्रय प्राप्त था। जो भी उन्हें फीस वगैरह लिखने की मिलती थी वो राजा देते थे और वो उनके बारे में लिखते थे। दक्षिण भारत में भी बहुत से लेखक हुए हैं। दक्षिण भारत में राजकवियों ने अपने शिक्षकों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कुछ जीवन चरित्र लिखे, मतलब बायोग्राफी। इस प्रकार का एक ग्रंथ है नंदी कलम्बकर, जिसने पल्लव राजा नंदी वर्मा तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन है। कलिंग राजा तुपरण में चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग पर आक्रमण करने का वर्णन मिला है। मतलब अगर हमें ये जानकारी लेनी है, इस जानकारी को पुख्ता करना है कि चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो ये कलिंग तुपरण नामक एक ग्रंथ में हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ केवल कलनकृत राजतरंगी है। ये राजतरंगी जो कलन ने लिखा था ये अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये कश्मीर पर आधारित है। कलन ने कश्मीर के इतिहास के विषय में सभी उपलब्ध सामग्रियों का संग्रह करके इसे 1149 से 50 ईस्वी में इसकी रचना की थी। ग्रंथ लिखते समय कश्मीर के शासकों के लिखित आदेशों और प्राचीन लेखकों के शासकों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करके यथासंभव सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे गुजरात में भी अनेक लेखक हुए हैं। गुजरात में अनेक इतिवृत्त लिखे गए हैं। इन इतिवृत्त में सबसे प्रसिद्ध रासमाला, सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी लिखा है। अरिसिंह ने सुकर सकीर्तन लिखा है। मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, जयसिंह के हमीर मर्दन और वस्तुपाल एवं तेजपाल प्रशस्ति, उदय प्रभु की शक्ति कीर्ति, कल्लोनी और बालचंद्र का वसंत विलास है। ये गुजराती साहित्य हैं। अक्सर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा गुजराती साहित्य है, तो इन साहित्यों के नाम आप ध्यान रखिएगा। सिंध में भी इसी तरह के इतिवृत्त उपलब्ध हैं। इन्हीं इतिवृत्तों के आधार पर 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा था, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अरब लोगों ने अरबी में जो सिंध का इतिहास लिखा उसका फारसी अनुवाद जिस भाषा में हुआ, जिस पुस्तक में, उसका नाम क्या है, तो चचनामा आपको लिखना है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे मैंने चार्ट बनाया है पुस्तक, लेखक और उसके तथ्य। ठीक है। अष्टाध्याय ये पाणिनि ने लिखी थी। ये व्याकरण ग्रंथ भी है। अच्छा, अष्टाध्यायी में उत्तर भारत के भूगोल का भी विवरण हमें मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। महाभाष्य पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। ये अष्टाध्यायी पर टीका और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे पतंजलि, ये ध्यान रखिएगा। निरुक्त ने यास्क लिखा। यास्क में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है और छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो निरुक्त पुस्तक का नाम है और यास्क उसके रचनाकार है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। मौर्य काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये चार्ट आपको याद करने में इजी रहेगा, इसलिए बनाया है मैंने। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखा है। मौर्य काल विशेष तौर पर चंद्रगुप्त के बारे में इसमें जानकारी है। सम्रादित्य कथा, कथाकोश
ये दोनों हरिभद्र सूरी ने लिखा, ये जैन धर्म से संबंधित है। कोलयमाला उद्योतन सूरी ने लिखा, ये दक्षिण का ग्रंथ है। आदि पुराण जीनसेन ने लिखा, उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखा। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा, मौर्य काल की जानकारी मिलती है इससे। बृहद कथा मंजरी शैमेंद्र ने लिखा, मौर्य काल की जानकारी मिलती है इससे हमें। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, ये आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त भी, ऑप्शन में विष्णुगुप्त भी आ सकता है और कौटिल्य भी आ सकता है, तो दोनों एक ही है। अगर जानकारी नहीं हो तो आप नोट कर लें। नीतिसार कामंदक ने लिखा, गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी ने लिखा, गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है, शुंग वंश के बारे में जानकारी है। रघुवंशम कालिदास ने लिखा, समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन है। मच्छिकटिकम शूद्रक ने लिखा, गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। दश कुमार चरित्र दंडी ने लिखा, गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है, बायोग्राफी है। गौड़वहो वाकपति ने लिखा, कन्नौज के शासक यशोवर्मा का इतिहास है। विक्रमादित्य चरित्र विलन ने लिखा, कल्याणी के विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखा, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा है। तो ये बंगाल का ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बताया था, जैसे गुजरात का पूछ लो, उस तरह बंगाल का यदि पूछे तो रामचरित है, संध्याकर नंदी ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा, बायोग्राफी। कुमारपाल चरित जैसी ने लिखा, गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। दर्शाशय काव्य हेमचंद्र ने लिखा, गुजरात के शासक कुमारपाल का वो विवरण है। नवसहा चरित पद्मगुप्त ने लिखा, परमार वंश का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा, पृथ्वीराज चौहान राजस्थान की उपलब्धियों का वर्णन है, ये राजस्थान का ग्रंथ है। पृथ्वीराज राशो चंद्रवर्दई ने लिखा, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है, ये राजस्थान का ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग गुजरात के शासकों का वर्णन है। हमीर मदमार्दन जयसिंह गुजरात के शासकों का वर्णन है। राजतरंगिनी कलहन कश्मीर के राजवंश का वर्णन है। परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र जैन धर्म एवं मौर्य वंश का इसमें वर्णन है। इसके अलावा प्राचीन भारत में वर्तिक और गार्गी संहिता, ये कात्यायन ने लिखा था, ये ज्योतिष ग्रंथ है, ये आप नोट करिएगा। वर्तिक और गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखा है, जो ज्योतिष ग्रंथ है। दक्षिण भारत के मैं बता चुका हूँ, एक दो और हैं, कलिंग तुर्पणी और चोल चरित्र। कलिंग तुर्पणी चोल चरित्र, ये पल्लव व चोल वंश का इतिहास है। एक कृष्णदेवराय विजयम, ये दुर्जटी नामक एक लेखक ने लिखा है, तेलुगु ग्रंथ है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजस्थानी ग्रंथ है, बीटू सुजा एक लेखक थे, इन्होंने लिखा था राव जेतसिरो छंद। वंश भास्कर बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है वंश भास्कर, ये आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। नैन्सी ख्यात, ये नैन्सी नामक एक लेखक ने लिखा था। ठीक है, ये हो गए राजस्थान के। और गुजरात को मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसकी कविता इलाहाबाद के स्तंभ पर अंकित है, ये आप नोट कीजिएगा। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसकी कविता इलाहाबाद के स्तंभ पर अंकित है। और वसंत विलास बालचंद्र ने लिखा था। तो ये सब लेखक हैं जिन्होंने कुछ बायोग्राफी लिखी, कुछ नाटक लिखे, कुछ संगीतमय पुस्तकें लिखी, किसी ने राज्य की सामाजिक आर्थिक मनोदशा का वर्णन किया, कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं। तो ये सारी मैंने आपको बताई है, इसमें जानकारी दी है, नीचे चार्ट भी दिया है ये। तो इनको आप बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को सुनिए। अगले वीडियो में हम विदेशी यात्रियों के जो विवरण हमें पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं या उन्होंने जो विवरण दिया है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो बने रहिए आप सफलता सुविद्या के साथ। दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि बार बार सुनने से जल्दी याद होता है। तो आप बार बार वीडियो को सुनिए, उससे आपको याद होगा और निश्चित रूप से प्रश्न इनमें से ही आएंगे। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बने रहिए सफलता सुविद्या के साथ। धन्यवाद।